हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस केमिस्ट्री के क्लास में हम आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं आती हैं, और ये कार्बनिक अभिक्रियाएं जो नाम से पूछी जाती है कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं, फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं, तो आज हम इन सभी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार या बार बार पूछे जाते हैं, तो आज उन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आपका रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी एक भी छूटने नहीं पाएगा और सारा करके आओगे और पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं तैयार किया है तो इसे देखने के बाद आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं से बहुत घबराते हैं तो घबराइए नहीं, हम आपको एक एक अभिक्रिया बताने वाले हैं जो आपको चुटकियों में देख करके आराम से कर ले जाओगे। बस थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए, काफी पेन ले लीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिखते चलिए, पढ़ते चलिए और देखते चलिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं आपको कोई जादू और कोई ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी चीजें बताऊंगा बस आपको इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा चलो देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हम जो लेके आए हैं वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम हाइलोफॉर्म अभिक्रिया की बात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया? हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। ऐसे आ जाएगा एग्जाम में कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया से यानी टिप्पणी लिखिए, दे देगा हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। तो अब हाइलोफॉर्म अभिक्रिया एक आपने कहां पढ़ा है भाई? हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि है? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कोई भी फॉर्म अगर बनाते हो तो यह अभिक्रिया जो है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो एक चीज आप जानेंगे कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया होती क्या है भाई? क्लोरोफॉर्म जिसमें बनता है हाइलोफॉर्म। अब बनाओगे कैसे? तो देखो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो आप एथिल अल्कोहल लोगे। क्या लोगे? C2H5OH ले लेंगे। दूसरा आप I2 ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, नहीं Cl2 ले लीजिए, नहीं Br2 ले लीजिए। और तीसरा जो है आप जो है NaOH ले लीजिए, चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH ले लीजिए, दोनों से बनेगा। एक बात और याद रखना आप यहाँ पे कि ये 6 होगा और ये 4 होगा। अगर ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो आसानी से आप बना ले जाओगे। समझ में आया नहीं? तो ये आपका कौन है? ये आपका है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल भाई अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अगर समस्या होगी तो कमेंट करके बताना। ये आपका आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ध्यान देना, एक तो आपको क्लोरोफॉर्म नहीं, यहाँ आई लिए हो तो आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म का फार्मूला याद है कि नहीं? नहीं याद है? अरे याद कर लो भाई, ये होगा CHI3। अगर यहाँ Cl3 लगा देते तो क्लोरोफॉर्म हो जाता। और एक आपका Na इधर है, इधर है I, तो NaI बनेगा, 100% बनेगा। कितना बनेगा? लगभग 5 बनेगा, NaI बन जाएगा। और प्लस एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपको एक और बनेगा HCOO Na बनेगा, इसको भी याद कर लेना। और साथ में 5H2O बनेगा। बस बना तैयार है। नाम लिख लो, ये आपका आइडोफॉर्म है। क्या है ये? आइडोफॉर्म है। और ये सोडियम आयोडाइड है। कौन है? सोडियम आयोडाइड। ये कौन है? ये है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट है भाई, फॉर्मेट। और इनको तो जनवाई करा था, पानी है, पानी नहीं जानते हो? पानी तो ठीक। तो आपको कैसे लिखना है देखो, लिखने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं, आराम से लिख लेना। 2 लाइन छोड़ के इसको लिखना, वही 2 लाइन में लिखना है। क्या लिखना है? ये क्या है पहले ये जानो। एथिल अल्कोहल है। ये क्या है? आयोडीन है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ गया नहीं? और बना क्या है? आइडोफॉर्म है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम फॉर्मेट है, H2O है। समझ में आ गया? तो इसी को देख के लिखना है, हम बता दे रहे हैं, लिख लेना। कैसे लिखोगे कि जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड? अरे KOH भाई, चाहे NaOH न KOH जानो, नहीं तो जानो, NaOH के साथ कराते हैं। यानी जब हम एथिल अल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं
तो हमें आइडोफार्म बनता है। क्या बनता है? आइडोफार्म बनता है। आइडोफार्म का बनना ही हाइलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया नहीं? ये जो आप अपक्रिया पढ़ रहे हो, ये आपको आइडोफार्म बनाने की विधि भी हो गया। एग्जाम में आपके क्लोरोफार्म बनाने की विधि पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ Cl2 ले लेना है और यहाँ पे Cl लगा देना है और यहाँ पर Cl लगा देना। बस आपका ये जो है क्लोरोफार्म बना तैयार है। यही रिएक्शन आपका क्लोरोफार्म बनाने की विधि आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हाइलोफार्म अपक्रिया से आप क्या समझते हो। तो आप बताएंगे कि जब हम एथिल अल्कोहल और आयोडीन और NaOH की अपक्रिया कराते हैं तो हमें जो है आइडोफार्म बनता है। यह अपक्रिया हाइलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलोगे ना? चलो ठीक है, ध्यान देने रहना। देखो यहाँ पे 6 और 4, देखो आप चेक करना चाहो कर लो। देखो यहाँ पे CHI3 हो गया, 3 Ia हो गया, 5 Ia हो गया और ये आपका 5 3 8 और 4 दूनी 8 आई हो गया। 6 Na हमने आपसे कहा, 5 NaI, 5 Na यहाँ, 1 Na यहाँ लग गया। कार्बन अगर देख रहे हो 2 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ हो गया, 1 कार्बन यहाँ हो गया। ऑक्सीजन अगर देख रहे हो 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 7 तो 5 ऑक्सीजन यहाँ, 5 2 7, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोडियम फॉर्मेट बनता है, NaI भी बनता है, आइडोफार्म बनता है, H2O बनता है। क्लियर? चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलिए अगला हम इंपॉर्टेंट नॉमिनल रिएक्शन बताने वाले हैं जो नाम से पूछा जाता है, वो है वुड्स अपक्रिया क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है और फिटिंग अपक्रिया। तीनों अपक्रियाएं पूछी जाती है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको बारी बारी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन क्या है। ये भी आपका पहले ही चैप्टर से है, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन वाले चैप्टर से ही लिया गया है। वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम दोनों जो है हाइलो एल्केन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका C2H5Cl है और साथ में 2 पार्टिकल Na हो जाएगा और इसी को फिर ले लेते हैं, यानी Cl और फिर C2H5। कुछ नहीं करना है, ड्राई ईथर, इसको शुष्क ईथर बोलते हैं भाई, हिंदी में शुष्क ईथर लिखना। और ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे निकाल देना है NaCl को। ये है आपका एथिल क्लोराइड है। क्या है? एथिल क्लोराइड। ये भी आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये बीच में कौन है? सोडियम धातु है। कौन है? सोडियम धातु है। और ये क्या है? शुष्क ईथर हिंदी में। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। Na और Cl आपको पता है Na हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है तो Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। आराम से NaCl निकाल दो, इन दोनों को सरका के लिख दो तो यह आपका बन जाएगा C2H5 और प्लस ये 2 पार्टिकल जो है NaCl निकल जाएगा। तो ये 4 कार्बन है तो ये आपका मेथ ये जो बनेगा ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन। और ये सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि जब यही इतना लिखना है, क्या लिखना है, जब हम एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का एल्केन है। क्या है ये एल्केन है। एल्केन कौन होते हैं? एल्केन वे होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। तो यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया नहीं? बस ध्यान रखना कि एथिल क्लोराइड दोनों एक ही होना चाहिए और बीच में सोडियम रहेगा। आराम से NaCl निकाल देना, बाकी सरका के जोड़ देना। समझ में आया नहीं? कोई ट्रिक नहीं काम करना है जी। आराम से जो है NaCl निकाल दो, बाकी सरका के लिख दिया। हमने कुछ किया है, C2H5 लिख दिया बस। और ये आपका एल्केन है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो C4 H10 हो जाएगा। ये आपका एक प्रकार का ब्यूटेन ही तो है। कौन सा है? ब्यूटेन। समझ में आया नहीं? तो ये आपकी वुड्स अपक्रिया हो गई। अगला इसी में पूछता है वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है। ध्यान देना, ये भी काफी पूछा गया है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है। तो वुड्स फिटिंग में कुछ नहीं करना है, एक तो आपको एरोमेटिक का लेना है। कौन लेना है? एरोमेटिक। एरोमेटिक समझ रहे हो ना? बेंजीन, हाइलो एरीन जिसे बोलते हैं भाई,
यहाँ पे Cl लगा देना और 2 Na तो लेना ही लेना और साथ में एक Cl वाला CH3Cl ले लेना, मेथिल क्लोराइड ले लेना और फिर वही शुष्क ईथर रहेगा भाई, शुष्क ईथर। और जब गर्म करोगे निकालना वैसे है भाई, NaCl निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा और इसी पे इसको जोड़ देना है। ये आप ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ये CH3 लग जाएगा और प्लस 2NaCl। तो ये बना क्या है, ये आपने जो लिया है ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। और सोडियम धातु है, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। ये कौन है, मेथिल क्लोराइड है। और ये क्या बना है, ये बना है टाउलिन। क्या बना है, टालुइन बना है, टालुइन। ये टालुइन है और ये सोडियम क्लोराइड है। तो इसको भी कैसे लिखना है, सेम वैसे लिखना है जैसे ऊपर लिख के आए हो। बताना है कि जब हम क्लोरोबेंजीन पर मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु की अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथरीय माध्यम में, तो हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया उर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, समझ गए होंगे। अरे यही देख के लिखना है जी, हमारे बोलने से कहा लिख रहे हो, ऐसे लिख लो कि जब हम क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथरीय माध्यम में, तो हमें टाउलिन प्राप्त होता है। बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो एक और जो पूछा जाता है फिटिंग रिएक्शन, उसको भी जान लेते हैं। देखो फिटिंग रिएक्शन में फिटिंग करना है, मतलब दोनों एरोमेटिक वाला ही लेना है बस। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, आराम से ये क्लोरोबेंजीन 2 पार्टिकल्स Na और फिर ये क्लोरोबेंजीन और भाई ये फिर यही 2 पार्टिकल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ऊपर जो है शुष्क ईथर ही लेंगे। क्या लेंगे, शुष्क ईथर। बनेगा क्या, कुछ नहीं करना है, NaCl निकाल के फेंक दो, बाकी इसको सरका के जोड़ दो। तो ये आपका दोनों बेंजीन रिंग जो है आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे और 2 पार्टिकल NaCl बन जाएगा। तो ये जो बना है इसे डाइफेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। और ये आपने जो लिया है ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये भी क्लोरोबेंजीन है, 2 अणु क्लोरोबेंजीन के हैं, सोडियम धातु। तो आप क्या बताएंगे, कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखेंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन का 2 अणु लेकर के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करते हैं तब हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे रिएक्शन। नहीं समझ में आया, देखो उर्ज फिटिंग फिटिंग तीनों में जो अंतर है समझ जाइए। उर्ज अपक्रिया होगा तो दोनों एल्किल हैलाइड होंगे, मतलब C2H5Cl C2H5Cl ये सेम लगभग सेम ही होंगे और यहाँ Na ले लेंगे बीच में और शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करेंगे तो दोनों मिल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। और अगर आप फिटिंग अपक्रिया उर्ज फिटिंग लेते हैं तो एक साइड में उर्ज दूसरे साइड में फिटिंग, तो ये आपका ये हो जाएगा फिटिंग, ये हो जाएगा उर्ज। देखो उर्ज वाले में क्या लिया गया, C2H5Cl लिया हो ना, तो ये हाइलोएल्केन है तो ये भी तो हाइलोएल्केन है CH3Cl और आराम से Na हो जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये आपका एरोमेटिक हाइलोएरीन है, ये एरोमेटिक वाला है ना, तो एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक दोनों लेंगे, बाद बीच में सोडियम मेटल रहेगा ही रहेगा और ये शुष्क ईथरीय माध्यम आराम से निकाल के सरका के जोड़ देना। तो ये एक हो गया फिट उर्ज, ये हो गया फिटिंग, दोनों जुड़ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो ये आपका उर्ज फिटिंग हो गया। इसी तरीके अगर फिटिंग आप बना रहे हो तो दोनों एरोमेटिक ले लेना, आराम से दोनों बेंजीन रिंग जोड़ देना आपस में NaCl निकाल के। समझ में आया नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। देखो अगली अपक्रिया हम जो ले रहे हैं काफी ज्यादा पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एल्डिहाइड के रासायनिक गुण में आपके आते हैं, यानी अगर आपका एल्डिहाइड का रासायनिक गुण कहा जाए तो अब आप बता सकते हैं। तो अब ये कौन सी अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया है। तो कैनिजारो अपक्रिया में होता क्या है, देखो इसमें एल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाते हैं। कौन से, एल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं और दोनों एल्डिहाइड के अणु जो है एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। भाई जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अम्ल बनाता है और जिसका अपचयन होता है वो जो है एल्कोहल बनाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। और ये ऐसे
एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है अनुपस्थित होता है। चलिए देख लेते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं। इसमें आपके देखो ये जो कैनिजारो अपक्रिया है केवल दो ही कंपाउंड को आपको देखने को मिलेगा, एक आपका फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा आपका बेंजल्डिहाइड, बस इसी पर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, दो पार्टिकल आप क्या ले लेंगे, HCHO ले लेंगे और इस पर कुछ नहीं करना है, आपको NaOH अथवा KOH की अपक्रिया कराना। और जब आप NaOH की अपक्रिया कराएंगे तो एक तो आपका बन जाएगा CH3OH बन जाएगा और दूसरा जो है HCOONA बन जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ये आपका मेथिल अल्कोहल है, कौन है, मेथिल अल्कोहल, और दूसरा आपका सोडियम फॉर्मेट है, ये कौन है, सोडियम फॉर्मेट है। और इधर जो आपने लिया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। समझ में आया नहीं भाई? जब आप फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक अल्कोहल में और दूसरा जो है फॉर्मेट में चेंज होता है, तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। नहीं बता पाओगे? ऐसे लिखना कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब हमें एक अणु मेथिल अल्कोहल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनाता है, यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। समझ में? चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा C6H5CHO, तो ये दो पार्टिकल लिया जाएगा, फिर पुनः आप इसमें NaOH की अपक्रिया कराओगे, बनेगा जो आपका C6H5CH2OH बन जाएगा और दूसरा जो बनेगा C6H5COONA बनेगा। अब ये जो बना है ये जो है आपका, ये आपका बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल। ये आपका सोडियम बेंजोएट है, कौन है, सोडियम बेंजोएट। आपने लिया क्या है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। एक बात ध्यान रखना, जो आपका एल्डिहाइड होगा बस यही दो एल्डिहाइड होंगे, अगला एल्डिहाइड आप लोग एस्टल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, बस इसका ध्यान रखना। तो आप बताएंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड अथवा बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेकर के, चाहे फॉर्मल्डिहाइड की बात करो और चाहे बेंजल्डिहाइड अकेले की बात करना, के दो अणु लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एक अणु का अल्कोहल में और दूसरे अणु का जो है फॉर्मेट में चेंज होता है, यानी लवण बनाता है, तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कैनिजारो अपक्रिया में ध्यान रखना कि फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एक अल्कोहल बनता है, दूसरा फॉर्मेट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये इसी गुण के कारण पूछा जाता है। केवल यही दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ये अपक्रिया देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। समझ में आया? तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों है? देखो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। कौन परमाणु नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वो कैनिजारो अपक्रिया देते हैं, और भी देते होंगे, लेकिन जिनपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। समझ में आ गया ना? चलो समझ में आ गया होगा, लिख ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जब हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर के, दो अणु लेना और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब हमें एक अणु अल्कोहल में और दूसरा फॉर्मेट में बदलता है, यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए एक अपक्रिया और पूछा जाता है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जिसमें AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन पर जो है, अब चाहे एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया कराइए चाहे एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराइए, जिनसे भी आप अपक्रिया कराते हैं तो हमें जो उत्पाद बनता है यह अपक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। कैसे? देखो ये आपका बेंजीन हो जाएगा C6H6, इस पर जो है आप CH3Cl की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, ये मत भूलना। समझ में आ गई? इसी का मेन भूमिका है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा भाई, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, आराम से C6H5CH3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो ये आपको जो पता होगा ये टॉलुइन है। क्या है ये?
टॉलुइन, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। कौन है ये? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? ये आपका बेंजीन है भाई। तो आप लिखोगे कैसे? आपको ऐसा ही बताना है कि जब हम बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। समझ में आए नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख नहीं पाओगे? नहीं लिख के नहीं लिख पा रहे हो क्या? अरे लिख लो भाई। जैसे पहले लिख लो कि जब हम बेंजीन पर CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगली आपकी अपक्रिया है वो है एल्डोल संघनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, खूब पूछा गया है कि एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एल्डोल संघनन क्या होते हैं। कि जब वे कार्बोनिल यौगिक, कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक जिसमें CO समूह होता है, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो दो अणु आपस में तनुच्छार की उपस्थिति में जुड़ करके नया यौगिक बनाते हैं। तो जो नया यौगिक बनाते हैं इसे एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। तो यह अपक्रिया जो है एल्डोल संघनन। संघनन मतलब होता है संघनित होना, मतलब आपस में जुड़ करके जुड़ जाना से। बस कैसे जुड़ते हैं चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह अपक्रिया आपने एस्टल्डिहाइड पढ़ा होगा या आपने जो है कीटोन पढ़ा है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ये अपक्रिया देते हैं। कौन? आपका फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, आपका एस्टल्डिहाइड देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका CH3 CHO है, दूसरा पार्ट के ले लेते हैं CH3 CHO। ये एल्डिहाइड के दो अणु हैं, एल्डिहाइड के दो अणु, ये आपस में तनुच्छार, आप ऊपर लिख सकते हैं तनुच्छार, बस इतना ही लिख सकते हो। नहीं तो आप K2CO3 लिख देना, और नहीं NaOH लिख देना, जो मन में आए लिख देना, KOH लिख देना। देखो जब इनके साथ गर्म करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ OH बना के लगा देना। देखो ये आपका CH3 लिखा है, हमने CH3 लिख दिया, यहाँ CH है, हमने CH लिख दिया, और इस HO के साथ OH बन जाएगा, हमने OH लिख दिया। तो बचा क्या है? यहाँ पे CH2 बचा होगा, तो ये आपका CH2 हो गया, और फिर CHO लगा है तो ये आपका CHO हो गया। बस ऐसे जोड़ दो, और क्या करना। तो ये आपका जो बना है इसे एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डोल। तो अब आप ऐसे लिखना है, कैसे लिखोगे कि जब हम एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, जब हम एस्टल्डिहाइड के दो अणु तनुच्छार की उपस्थिति में मिलाते हैं, संघनित कराते हैं, तो जो बनता है उसे एल्डोल कहते हैं। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। समझ में आए? इसी तरीके से आप कीटोन भी ले सकते हो, हमें ज्यादा समझ में आएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पर जो है CH3CO CH3 लेकर के और फिर ऊपर लिख देना तनुच्छार। और ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ OH बना देना। तो ये आपका CH3 ऑलरेडी है ही है, ये C के ऊपर OH लग जाएगा और एक CH3 रहेगा ही रहेगा। समझ में आया नहीं? अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन बचा होगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और CO ऑलरेडी है ही है, CH3 हो जाएगा। तो ये जो बना है ये भी एल्डोल है। समझ में आया नहीं? तो बस सीधी सी बात आप कहेंगे कि ये आपका कौन है? ये एसीटोन है। कौन है? एसीटोन। एसीटोन के दो अणु है, जाने रहना। तो आप बताएंगे कि जब हम एल्डिहाइड अथवा एसीटोन के दो अणु लेकर के आपस में तनुच्छार की उपस्थिति में संघनित कराते हैं, तो यह अपक्रिया तो जो बनाते हैं उसे हम एल्डोल कहते हैं। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो एल्डिहाइड के अणु ले लेना और दोनों को इसका HO के साथ OH बना के चाहे ऊपर लगा दो चाहे बगलिए लिख दो, और आपस में बाकी वैसे लिख दो बस। तो इसी को एल्डोल बता दो, हो गया आपका आराम से। समझ में आ गया ना? तो ये आपके एल्डोल संघनन होते हैं। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत पूछा गया है। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा आपसे आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, वो है रायमंड-टीमन अपक्रिया। कौन सी क्रिया? रायमंड-टीमन रिएक्शन। रायमंड-टीमन कह दो चाहे रायमंड-टीमन कह दो,
बहुत पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। रायमंड टीमन अपक्रिया में ऑलरेडी होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें रायमंड टीमन अपक्रिया की, तो रायमंड टीमन में जो हमारा जो फिनाल होता है, फिनाल जो है क्लोरोफॉर्म और साथ में NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं और सल्फेल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा फिनाल है, इसे हम फिनाल बोलते हैं, और इस फिनाल पर हम CH3 ले लेते हैं और उतने जो है NaOH ले लेते हैं और यह अपक्रिया 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे कराते हैं। तो ध्यान सुनिएगा भाई, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ध्यान सुनिएगा, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें होगा क्या, 3 Na 3Cl के साथ 3NaCl बन जाएगा। ये हो गया। 3 OH आपके पास है, कितना OH है, 3 OH है, तो एक तो ऑलरेडी H2O खुद बना लेगा, और दूसरा ध्यान सुनिएगा भाई, यहां से एक H निकलेगा, तो एक H ये मिल करके जो है H2O बना लेगा, तो एक ऑक्सीजन इसी पे लगा देंगे, तो ये आपका आराम से जो है यहाँ पर OH रहेगा, ये बन जाएगा CHO। अरे CH है ही है, एक ऑक्सीजन यहाँ का ले लेंगे, CHO बन जाएगा, और ये आपका क्या निकला है, 3 Na 3Cl 3NaCl निकल जाएगा, और साथ में 2H2O बना होगा, तो ये आपका 2H2O निकल जाएगा। तो ये आपका जो बना है सैलिसिल्डिहाइड बना है। समझ में आया नहीं? तो आप इसको कैसे बताएंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जब हम फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें सल्फेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो है रायमंड टीमन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई नहीं लिख पाओगे, बड़ा आसान है भाई। क्लोरोफॉर्म ले, एक तो फिनाल ले लोगे, दूसरा क्लोरोफॉर्म ले लेना। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, तो आप चाहे 3NaOH ले लेना और चाहे 3KOH ले लेना, जो भी लेंगे Na होगा तो NaCl और K होगा तो KCl निकल जाएगा, और OH 3 जब रहेगा तो एक तो H2O खुद बन जाएगा और दूसरा यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा वो H2O बना लेगा, एक ऑक्सीजन जो बचेगा इस पर लगा देना, CHO होकर लग जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके से सल्फेल्डिहाइड बनता है। यह अपक्रिया रायमंड टीमन अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ये क्या होता है जब में, या कैसे प्राप्त करोगे, इस तरीके से बहुत पूछा गया है। समझ में आएगा नहीं? चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगली अपक्रिया जो आपका है कार्बोइल अमीन अपक्रिया, ये भी खूब पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसका पूछने का कारण यह है कि इसमें एक दुर्गंध बनती है, अजीब तरीके की दुर्गंध बनती है, जो बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल होती है। तो इसी स्मेल के कारण ये बहुत पूछा जाता है। अब ये बनता कैसे है, तो आप बताएंगे। कार्बोइल अमीन अपक्रिया, एमीन लिखा है ना, तो इसमें एमीन, जो एमीन समूह होता है, जैसे एथिल एमीन ले लीजिए, तो जब हम एमीन पर जो है क्लोरोफॉर्म और NaOH अथवा KOH की अपक्रिया कराते हैं, तो हमारा जो है आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आइसोसाइनाइड की दुर्गंध जो होती है बहुत अरुचिकर होती है, इसीलिए पूछा जाता है। चलिए देख भाई, आप जो है C6H5NH2 ले लीजिए। आप चाहो तो यहाँ C2H5 ले सकते हैं, ये एरोमेटिक है। ये आपका एनिलीन है। क्या है ये? एनिलीन, ये एनिलीन है भाई। और इस पर आप CHCl3, इसको तो आप जानते ही होंगे, क्लोरोफॉर्म, और साथ में जो है आप जो है NaOH ले लो और चाहे KOH, उतना ही लेना जितना Cl है, ठीक। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ध्यान सुनिएगा भाई, अब करना क्या है, देखो ये आपका 3 Na 3Cl NaCl बन जाएगा। 3 OH है, तो 3 OH में अगर देखा जाए एक H इधर है, एक दो OH इधर है, तो 3 OH और 3 H H2O बन जाएगा। तो बचा क्या है? CH बचा, यहाँ पे CH बचा है, ये इनके बगलिया C ला के रख दो, तो ये आपका C6H5N है, C लगा दिए, NC बन जाएगा, और प्लस 3NaCl हो गया, और प्लस 3H2O। ये क्या है? ये फेनिल आइसोसाइनाइड है। ये क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ये फेनिल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड। तो इसकी गंध जो है बहुत अरुचिकर होती है। तो आप कैसे लिखेंगे? बल लिखना सेम ऐसे है कि जब हम एनिलीन पर क्लोरोफॉर्म या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराते हैं, तो हमें
फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी NC बना है ना, NC आइसोसाइनाइड होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, तो यह अभिक्रिया कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है, ये दुर्गंध के कारण ही बहुत पूछा जाता है। समझ में आ गए? अब आप यहाँ पे एनिलीन ना लेकर के अगर आप एलिफेटिक अमीन लिए होते तो यहाँ एलिफेटिक आइसोसाइनाइड बनता। समझ में आया? नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, क्लोरोफॉर्म जितना है 3 Cl यहाँ 3 NaOH ले लेना और 3 Na 3 Cl निकल जाएगा, 3 OH बचा रहेगा, 1 H इधर का 2 H इधर का, H2O बन जाएगा, बेचारे C को इनके बगल लगा देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर? कुछ गुण नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। ये अभिक्रिया जानते हो, एक तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण है, एक इसको आप क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में लिख सकते हो। यही अभिक्रिया आप जो है एनिलीन के रासायनिक गुण में लिख सकते हो, एनिलीन के रासायनिक गुण में लिख सकते हो। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। चलो बच्चों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने जो लिया है वो है हमारा सिमिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट अभिक्रिया होती क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं, बहुत पूछा गया है भाई। जब हम जो है एस्टिक अम्ल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, जैसे मान लो CH3COOH, इस पर जो है N3H हाइड्रोजोइक अम्ल है, इस पर जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो होता क्या है? देखो भाई N3H लिखा है, तो ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोजोइक एसिड। आप अम्ल लिख सकते हो हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हमारा एसिटिक एसिड है। देखो कुछ नहीं करना है, ये आपका जो है यहाँ पे N3H, ये तुरंत जो है N2 में टूट जाएगा और NH बनाएगा। क्या बनाएगा? NH। एक H और मिल जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, ये जो हमारा है ये इसी पे आकर के लग जाएगा और इसमें से CO2 जो हमारा है वो निकल जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? CH3 बचा है, CO2 निकल गया, तो ये हमारा NH2 बचेगा और साथ में हमारा एक CO2 निकल के गया है और क्या निकला है? N2 निकल के गया है। तो ये जो बना है मेथिल एमीन बना। क्या बना है? मेथिल एमीन, ये यहाँ पे बन जाएगा। तो आप बताएंगे कैसे? आप देखो सिमिट रिएक्शन में ध्यान रखना N3H की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? N3H। और कहां कराओगे? कार्बोक्सिलिक समूह पर। तो जब हम एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन, भाई इधर का CO2 उड़ जाएगा तो मेथिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया सिमिट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमिट रिएक्शन कहलाता है। बहुत पूछा गया है, सिमिट रिएक्शन में N3H की अभिक्रिया कराना है, ध्यान रखना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर कराना। तो एक तो आपका एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण यहाँ पे तैयार हो गया कि एसिटिक अम्ल पर जब N3H हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है मेथिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आया? देखो जो भी क्या होता है, ये जो रिएक्शंस है, नामिन अभिक्रिया है, ये सब किसी का बनाने की विधि है तो किसी का रासायनिक गुण है। तो इसी टाइप से है, इसमें कोई अलग से नहीं है, बस वही है, सब पढ़े लिखे हो, बस केवल ध्यान देना है कहाँ की अभिक्रिया है ताकि आसानी से याद हो। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अभिक्रिया है, ये भी खूब पूछा गया है, हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो इसमें आपको एमाइड ग्रुप लेना है। एमाइड ग्रुप जानते हो, CONH2 जिसमें लगा हो उसे एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एस्टामाइड लेंगे। किसको लेंगे? एस्टामाइड। तो यहाँ पर CH3CO, तो ये हमारा है एसिटामाइड। कौन है? एसिटामाइड। तो एसिटामाइड लेंगे और एसिटामाइड पर हम जो है Br2, ध्यान रखना Br2 प्लस KOH। अब ध्यान ये रहना, ये हमारा 4 पार्टिकल होगा, बस 4 पार्टिकल क्यों लेंगे? क्योंकि 2 Br के साथ निकालेंगे और 2 K2CO3 बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो भाई 2 Br निकाल देंगे, 2 KBr हो जाएगा, 2 KBr बनेगा। Br और K की दोस्ती तगड़ी है ही है। और ध्यान सुनिएगा, ये CO है और ये हमारा OH, 4 OH है। कितना OH है? यहाँ पे 4 OH है। तो अब KBr निकल गया, 2 K बचा है तो 2 K हो जाएगा और एक H2O खुदे बन जाएगा ये, और CO लगा है तो इसको 2 ऑक्सीजन और अगर मिल जाएगा तो CO3 बन जाएगा, तो K2CO3 बन जाएगा। और ध्यान सुनिएगा बचा क्या है फिर? भाई ये बन ही गया। तो आपका जो है यहाँ पर ये ऐसे ही सरक के जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका CH3NH2 बन जाएगा। अरे CH3 है ही है, NH2 है, ये यहाँ से निकल ही गया है। तो बाकी और ये आपका 2 KBr हो गया और प्लस
K2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया, और प्लस कितना H2O निकला है, एक H2O भी निकला है, तो ये एक H2O हो जाएगा। बस समझ में आया, नहीं समझ में आया? कुछ नहीं हुआ है, केवल जो है ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, इसमें से CO निकाल लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल CO निकाल लेंगे और CO निकाल लेंगे, NH2 से मिल जाएगा। बस ये आपका बन जाएगा मेथिलअमीन। क्या बन जाएगा? मेथिलअमीन। तो आप इसको बताएंगे कैसे कि जब हम एस्टामाइड पर या जो है एमाइडो पर Br2 और KOH अथवा NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो है हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया कहलाती। कौन सी अभिक्रिया? हाफमान ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया कहलाती। कुछ नहीं करना है, Br2 प्लस KOH लेना और यहाँ से CO निकाल लेना, K2CO3 बना करके, बाकी जो है Br निकल जाएगा, H2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हाफमान ब्रोमोअमाइड में एमाइड ग्रुप का CO गायब हो जाता है, NH2 सिरक के लग जाता है उसमें। बस चाहे आप एरोमेटिक ले लो, चाहे एलिफेटिक अमाइड ले लो, कोई भी ले लो। समझ में आ गया? चलो अगला देखो। अगला रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है, HPZ अभिक्रिया। HVZ, H से होता है हेल्प और V से होता है विल्हार्ड और Z से होता है जेलेंस्की और अभिक्रिया है। तो HPZ रिएक्शन भी पूछा जाता है, या जो है हेल्प विल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया क्या होता है? देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो कार्बोक्सिलिक यौगिकों के यौगिक में जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं ग्रुप में ना होकर के उसके बगल वाले हाइड्रोजन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन जो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रो यौगिक बनता है। इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान आप जो है CH3 CH2 COOH लेते हैं, मेथ एथ प्रोप, ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल है, ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल है। इस पर आप जो है Br2 की अभिक्रिया करा रहे हो, कब? रेड पी की उपस्थिति में करा रहे हो, लाल फास्फोरस। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला जो अल्फा कार्बन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ HBr बना लेगा और एक Br यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा CH3 और ये CH2 लिखा है CH कर देंगे और एक Br इस पे लगा देंगे और COOH लगा देंगे और ये हमारा HBr निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा क्लोरो और प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ये आपके ऐसी इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है HBZ रिएक्शन बोला जाता है। कैसे आप लिखोगे? जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 अथवा Cl2 की अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा अल्फा कार्बन होता है इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और फिर हमें जो है अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया जो है हेल्प विल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आया? कुछ नहीं होना है, सिर्फ ग्रुप के बगल वाले के हाइड्रोजन हटा करके जिससे आप अभिक्रिया कराओगे वहां एक हटा के एक लगा देना और ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, HBr निकाल के एक Br लगा देना, बन जाएगा। तो यह अभिक्रिया हेल्प विल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर Br2 की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो जो हमारा ग्रुप होगा था अल्फा, ये ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, ध्यान रखना, ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार हमें अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो जो है एसिड जो है प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। तो जितने भी रिएक्शन हमने आपको बताए ये सभी अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में फंस जाएंगे, यानी अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन छूटा हुआ है तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, उस रिएक्शन को हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।